Hello everyone, once again welcome on the पहल क्लासेस VNS। VNS के पहल क्लास के इस मंच पे एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग यह देखने का प्रयास करेंगे कि नवशास्त्रीय यथार्थवाद क्या है और साथ ही साथ यह भी देखने का प्रयास करेंगे कि तीसरी दुनिया के देशों का यथार्थवाद क्या है। तो लेक्चर हम शुरू करते हैं। नियो क्लासिकल रियलिज्म, नवशास्त्री यथार्थवाद। ये कौन सा यथार्थवाद है? नियो क्लासिकल है ना। नियो क्लासिकल, इसका क्या मतलब है? पिछले क्लासेस थे, उस जो लेक्चर हुए थे उसमें आप लोगों ने देखा है क्लासिकल रियलिज्म, शास्त्रीय यथार्थवाद मॉर्गेनथाउ का। मॉर्गेनथाउ। फिर उसके बाद आपने देखा नियो रियलिज्म, वार्ड्स का देखा, केनेथ वार्ड्स, और इसमें आपने जॉन मिर्शिमर का भी देखा और जोसेफ ग्रीको का भी देखा। तो अभी कंसर्न है वार्ड्स पे। अब इन दोनों को मिला दिया गया है तो बना है नियो क्लासिकल। फरीद जकारिया, एक प्रोमिनेंट नेम है, नियो क्लासिकल रियलिस्ट हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी फ्रॉम वेल्थ टू पावर। ये पुस्तक आई थी 1998 में। अब कॉन्टेक्स्ट देखिए, 1998 में आ रहा है, उसके पहले ग्रीको की पुस्तक आ चुकी थी ना 88 में। ये 1998 का दौर है। 1998 में फिर से क्या हो रहा था? कोऑपरेशन। देखो, इंटरनेशनल सिस्टम में जो एनार्किकल कंडीशन है वो तो प्रिवेल कर ही रही थी, वो थी, लेकिन कुछ और चीज़ें थी। समझने के स्तर पे दिक्कत आ रहा था कि एक्टर लेवल एनालिसिस है, कर्ता के स्तर पे जो विश्लेषण किया जा रहा था चीज़ों को, घटनाओं को समझने के लिए, खासतौर से फॉरेन पॉलिसी कैसे बनती है, फॉरेन पॉलिसी कैसे डिटरमिन होती है, फॉरेन पॉलिसी को कैसे एक्सरसाइज किया जाता है, यानी जो स्टेट पावर है उस स्टेट पावर को कैसे एक्सरसाइज किया जाता है। ठीक है, एनार्की है जैसा कि वार्ड्स मानते हैं, और ये फरीद जकारिया भी मानते हैं कि वार्ड्स जो कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम इज एनार्किकल, यस इट इज़ राइट। जो सिस्टम लेवल एनालिसिस है वो तो ठीक है, लेकिन यह एक बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं देता है। जो केनेथ वार्ड्स का सिस्टम लेवल एनालिसिस है वो बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं देता है। किस सेंस में? विदेश नीति को समझने के क्रम में एक बेहतर समझ डेवलप उससे नहीं होती है। तो एक काम करते हैं, फरीद जकारिया ने बोला कि जो एक्टर लेवल एनालिसिस है या यूनिट लेवल एनालिसिस है उसको भी इसमें ऐड किया जाए। सिस्टम लेवल एनालिसिस में जो यूनिट लेवल एनालिसिस है उसको भी ऐड कर दिया जाए, तो फिर क्या हो जाएगा? नियो क्लासिकल रियलिज्म हो जाएगा। मॉर्गेनथाउ का जो यूनिट लेवल एनालिसिस है और केनेथ वार्ड्स का जो सिस्टम लेवल एनालिसिस है, दोनों को मिला दिया है फरीद जकारिया ने। जो भी नियो क्लासिकल रियलिस्ट हैं वो उन दोनों को मिलाने का काम करते हैं, क्लासिकल रियलिज्म को और नियो रियलिज्म को, यानी जो यूनिट लेवल एनालिसिस है या एक्टर लेवल एनालिसिस है उसको स्ट्रक्चर लेवल एनालिसिस के साथ मिलाते हैं। तब जो है एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग आ पाती है कि एनार्किकल कंडीशन में जो राज्य हैं, जो विदेश नीति जो अपनाते हैं, जिसको फॉलो करते हैं, जिसका वो संचालन करते हैं, उस विदेश नीति को कैसे एक्सरसाइज किया जाता है। कहते हैं ना, फ्रॉम वेल्थ टू पावर। वेल्थ का मतलब है नेशनल रिसोर्सेज, नेशनल इंटरेस्ट के जितने विभिन्न एलिमेंट हैं वो क्या हैं? वेल्थ हैं।
वेल्थ दो तरह का होता है ना, एक नेचुरल रिसोर्स होता है, फिर मैन मेड रिसोर्स होता है। मैन भी एक रिसोर्स है ना, है कि नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स। तो राष्ट्र के पास जितने जो धन है उसको आप राजनीतिक शक्ति के रूप में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ये कैसे डिसाइड होगा, ये कौन करता है? तो लीडरशिप देती है। ये लीडरशिप होता है, एस्टेब्लिशमेंट होता है जो नेशनल रिसोर्सेज को मोबिलाइज करता है, उन्हें डिक्टेट करता है और उसे जो है नेशनल पावर में या स्टेट पावर में उसे ट्रांसलेट करता है। तो ये तो कैपेसिटी किसकी हो गई, लीडरशिप की हो गई। मार्गेंथाउ का जो एक्टर लेवल एनालिसिस है, यहाँ तो समझ में आ रही है ना कि हाँ ये है, मार्गेंथाउ से सहमत है। अब इसमें ये है कि जो सिस्टम लेवल एनालिसिस है, सिस्टम लेवल एनालिसिस में हमने देखा कि केनेथ वाल्स का जो सिस्टम लेवल एनालिसिस था उसमें स्ट्रक्चर डिटरमिन कर रहा है कि एक्टर का व्यवहार या यूनिट का व्यवहार कैसा होगा, जो लीडरशिप है उसका व्यवहार कैसा होगा, वो स्ट्रक्चर डिटरमिन कर रहा था, स्ट्रक्चर डिसाइड कर रहा था। तो चाहे वो पंडित नेहरू हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, या चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, सबकी फॉरेन पॉलिसी एक जैसी होगी। कौन डिसाइड कर रहा था, स्ट्रक्चर। लेकिन फरीद जकारिया का मानना है कि ठीक है, स्ट्रक्चर कंपेल करता है विदेश नीति के निर्धारण में, उसका दबाव रहता है, लेकिन ये लीडर्स ही होते हैं जो वेल्थ को, जो नेशनल रिसोर्सेस को स्टेट पावर के रूप में ट्रांसलेट कर देते हैं। यानी जो संरचना का दबाव है, उस दबाव से निकलने में कौन हेल्प करता है, एक्टर करते हैं। तो ये बात समझ में आ रही है ना, एक्टर लेवल एनालिसिस और स्ट्रक्चर लेवल एनालिसिस को मिलाने का काम करते हैं। तो आप समझिए ऐसे फरीद जकारिया को व्यवहारिक यदि एग्जाम्पल लिया जाए तो देखिए चीज़ें कैसे डिसाइड हो रही हैं, खास तौर से विदेश नीति कैसे शेप ले रही है। भारत की विदेश नीति जो पड़ोसी देश है, खास तौर से श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान को लेकर के देखिए किस तरह की विदेश नीति है। श्रीलंका को लेकर के भारत की जो विदेश नीति है वो घरेलू कारकों से प्रभावित होती है। इंटरनल जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है ना, उससे डिसाइड हो रही है। तमिल जो असरसन है, तमिल जो मुद्दा है, वो भारत की विदेश नीति, श्रीलंका के प्रति जो भी भारत विदेश नीति अपनाता है उसमें तमिल मुद्दे हावी रहते हैं। भारत के तमिल नहीं चाहते हैं कि श्रीलंका जो सरकार है, जो जिसको मानते हैं, जैसे लिट्टे का खात्मा हुआ या फिर श्रीलंका में तमिलों का जिस तरीके से नरसंहार की जैसी घटनाएं घटित हुई, तो एक तमिल सेंटिमेंट है, चाहे वो श्रीलंका के में रहने वाले तमिल हो या फिर अपने देश में रहने वाले तमिल हो, तो तमिल फैक्टर काम करता है। तो भारत सरकार जो है अक्सर जो है, आप देखें कि विदेश नीति में क्या है, यदि श्रीलंका के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक ज़रूरत है, भारत श्रीलंका के साथ बेहतर संबंध बनाना चाहता है, डेवलप करना चाहता है, लेकिन तमिल फैक्टर उसको बाधित करता है। तो कहीं ना कहीं हम चाहने के बावजूद श्रीलंका के साथ उस तरह से संबंध नहीं बना पाते हैं। भले हमारी राष्ट्रीय आवश्यकताएं कुछ हों, लेकिन वो घरेलू कारकों से प्रभावित होती है। इसी तरह से बांग्लादेश के प्रति आप ये देखिए कि खाड़ी देश है ना, खाड़ी देशों के प्रति भारत की विदेश नीति अपने घरेलू कारकों से प्रभावित होती है। तो अभी बताया ना कि नेशनल रिसोर्सेज को कैसे मोबिलाइज करना है, एक पार्टिकुलर उद्देश्य को की प्राप्ति के लिए, एक पार्टिकुलर इंटरेस्ट को साधने के लिए आपको जो नेशनल रिसोर्सेज है उसको मोबिलाइज करना है, उसको डायरेक्शन देना है। आप जब तक डायरेक्शन नहीं देंगे तब तक वो वेल्थ पावर के रूप में जनरेट नहीं होगा। तो आप देखेंगे कि इजराइल के साथ भारत अंतर्राष्ट्रीय जो सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम की डिमांड थी कि इजराइल के साथ भारत बेहतर संबंध बनाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। एक लंबे समय तक जो है भारत ने इजराइल का क्या किया, विरोध किया था फ़लस्तीन को लेकर के। क्यों? उसके दो कारण थे। एक तो भारत में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और दूसरे वो मुस्लिम जो है प्रवासी भारतीय के रूप में अरब देश हैं, खाड़ी के देशों में क्या करते हैं, वहाँ पे जॉब सीकर हैं, वो जॉब करते हैं, तो और काफ़ी ज़्यादा रेमिटेंस भी वापस अपने देश को भेजते हैं। भारत को मिलता है ना रेमिटेंस,
जो इनकम है उसके मामले में भारत दुनिया भर में नंबर 1 पोजीशन है उसकी, सबसे ज़्यादा जो है प्रेषित आय प्राप्त करने वाला है। तो एक ये घरेलू कारक है। दूसरा, कश्मीर के इश्यूज को लेकर के भारत सरकार हमेशा जो है फ़लस्तीन का पक्ष लेती थी। इसलिए लेती थी कि कहीं खाड़ी के देश या अरब देश नाराज़ न हो, तो इसलिए फ़लस्तीन का पक्ष लेती थी। फ़लस्तीन का पक्ष इसीलिए क्योंकि जो खाड़ी के देश हैं, अरब के देश हैं, वो हमेशा फ़लस्तीन को सपोर्ट करते थे, न कि इजराइल को। तो एक लंबे समय तक तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जो इंटरनेशनल सिस्टम है, उस सिस्टम के दबाव से निकलने का काम किसने किया? जो नेता हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जब बने विदेश मंत्री, हाँ, उसके बाद जब बीजेपी की सरकार आई, बीजेपी की सरकार, तो आप देखिए जो लीडरशिप है उसने ये घरेलू कारकों के जो दबाव है, उस दबाव से निकलते हुए इजराइल के साथ बेहतर संबंध विकसित किए अपनी। तो आप देखें इंटरनेशनल सिस्टम तो कुछ और है, परिस्थितियां कुछ और हैं, लेकिन यह जो लीडरशिप है ये क्या कर रहा है? उस परिस्थिति से निकलने में मददगार है। अभी वर्तमान मोदी सरकार देखिए इजराइल के साथ गर्मजोशी का संबंध बनाया है। पहले प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी, जो इजराइल का दौरा किए कि नहीं किए? फ़लस्तीन को अवॉइड किए। उसके पहले फ़लस्तीन को भाव हमेशा मिलता था। तो ये चीज़ें हैं। आप देखिए कि घरेलू कारक जो है विदेश नीति को शेप देते हैं। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग थी घरेलू कारक का, जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी, उसकी उपेक्षा हो रही थी कहाँ पे? सिस्टम लेवल एनालिसिस में, वार्ड्स के स्तर पे, केनेथ वार्ड्स के स्तर पे जो सिस्टम लेवल एनालिसिस है, इन घरेलू कारकों को क्या करता था? उपेक्षित कर देता था। तो एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग विकसित नहीं हो पाती थी। तो ये है कंट्रीब्यूशन जो नियो क्लासिकल रियलिस्ट हैं, खासतौर से फरीद ज़कारिया, उनका ये कंट्रीब्यूशन है। और भी आप देखेंगे जैसे WTO है, WTO में जो पॉलिसीज़ बनती हैं वो भी कहीं ना कहीं घरेलू कारकों से निर्धारित होती हैं। अब आप एक समय में ऐसे देखिए कि भारत में भी चुनाव थे, अमेरिका में भी चुनाव थे। भारत में लोकसभा के चुनाव थे और अमेरिका में प्रेसिडेंट का चुनाव था। तो दोनों अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से बाधित थे। तो पहले से ही पता चल गया कि अभी जो WTO की वार्ता होने जा रही है कृषि सब्सिडी को लेकर के, कैसी होगी, पहले से पता चल गया। भारत कभी नहीं चाहेगा कि सब्सिडी के मामले में उस सरकारों के पर कतरे जाएं, है ना। और अमेरिका चाहता था, वो अमेरिका भी चाहता था कि सब्सिडी जो है फिलहाल दिया जाए। कुछ और एंगल थे उसमें, दूसरे मुद्दे थे कि उन मुद्दों यानी नॉन मार्केट जो नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस है, गैर कृषि बाजार पहुंच, उन मुद्दों पर गतिरोध बनना तय था क्योंकि अमेरिका भी चुनाव में जा रहा था। तो आप समझिए कि WTO की जो वार्ताएं हो रही थी उसमें भी गतिरोध हो रहे थे। गतिरोध का कारण क्या है? डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का कंपल्सन। तो ये जो न्यू इंसाइट थी उसको जो है न्यू क्लासिकल रियलिस्ट ने उजागर किया, है ना। यानी आप समझिए कि जो सिस्टम लेवल एनालिसिस है उसमें जो है उसके पूरक का काम यही करते हैं, यूनिट लेवल एनालिसिस या एक्टर लेवल एनालिसिस। तो ये चीज़ें हैं। उम्मीद करता हूँ कि न्यू क्लासिकल रियलिज्म इन ब्रीफ समझ में आया होगा। अब देखते हैं तीसरी दुनिया के देशों का यथार्थवाद। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज रियलिज्म, तीसरी दुनिया के देशों का यथार्थवाद। अब आप पहले तो ये समझना है कि तीसरी दुनिया क्या है। तीसरी दुनिया है, इसका मतलब दूसरी दुनिया भी होगी और पहली दुनिया भी होगी। पहली दुनिया, फर्स्ट वर्ल्ड, USA यानी कैपिटलिस्ट वर्ल्ड। कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, पूंजीवादी दुनिया, पहली दुनिया। अमेरिका और उसके समर्थक देश जो भी पूंजीवादी नीतियों को लागू करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, वो पहली दुनिया होगी। पहली दुनिया के देश या पहला खेमा। दूसरी जो दुनिया थी वो है USSR के नेतृत्व में थी। कौन सी दुनिया? कम्युनिस्ट वर्ल्ड।
साम्यवादी दुनिया, हाँ। और तीसरी जो दुनिया हुई, थर्ड वर्ल्ड, तीसरी दुनिया जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नवोदित स्वतंत्र देश थे, औपनिवेशिक दासता से आज़ादी हासिल किए थे, अभी अभी स्वतंत्र हुए थे, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के। बाद में ये एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देश नैम का गठन किए, नॉन अलाइंड मोमेंट, गुट निरपेक्ष देशों का संगठन। तीसरी दुनिया समझ में आ गई? यस, तीसरी दुनिया, है ना। आप ऐसे कह सकते हैं, नैम, नॉन अलाइंड अलाइंड मोमेंट, यानी गुट निरपेक्ष देशों की दुनिया तीसरी दुनिया हो गई। तो जो गुट निरपेक्ष आंदोलन को ज्वाइन नहीं किए थे वो भी तीसरी ही दुनिया थी। बस ये समझने के लिए बोल रहा हूँ। तीसरी दुनिया बताया ना, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के नवोदित और स्वतंत्र देश जो औपनिवेशिक दासता से आज़ाद हुए थे, वो सब के सब तीसरी दुनिया कहलाए। यानी न वो कैपिटलिस्ट थे और न ही कम्युनिस्ट थे। उनकी अपनी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विकास की अपनी ज़रूरतें थीं। तीसरी दुनिया। बाद में जब कम्युनिस्ट वर्ल्ड कोलैप्स कर गया, टूट गया सोवियत संघ, तो फिर दो दुनिया कहलाई। ये पहली, दूसरी और तीसरी दुनिया का डिवीज़न ख़त्म हो गया, हाँ। तो यूएसएसआर जब कोलैप्स कर गया तो दो तरह की दुनिया आई, डेवलप्ड, फिर बोलते हैं डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड और डेवलपिंग, विकसित देश और विकासशील देश, है ना। यानी विकसित देशों की दुनिया और विकासशील देशों की दुनिया, फिर ये शब्दावली प्रचलित हो गई। तो देखते हैं तीसरी दुनिया, तीसरी दुनिया के देशों का यथार्थवाद। मोहम्मद अयूब एक इंसाइट देते हैं, एक दृष्टि देते हैं। मोहम्मद अयूब, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इसको बोलते हैं थियरी ऑफ सबअल्टर्न रियलिज्म। तीसरी दुनिया के देशों का यथार्थवाद है, तो थियरी ऑफ सबअल्टर्न रियलिज्म। सबअल्टर्न का क्या मतलब है? उपाश्रित, उपाश्रित, है ना, उपाश्रित, जो हाशिए पर चले देश थे, है ना, जो हाशिए, जैसे ये कोर हो गया, आप ऐसे समझिए, ये कोर है, ये कोर है, और ये क्या है? पेरीफरी है ना। कोर और पेरीफरी, पेरीफरी यानी सीमांत, एकदम रिमोट, और कोर केंद्र में। तो जो विकसित हैं वो कोर का गठन करते हैं, और जो तीसरी दुनिया जो अभी अभी आज़ाद हुए थे वो सब के सब क्या थे? उपाश्रित थे। यानी जो विकास की धारा थी, मुख्य धारा, उससे वो पीछे छूट गए थे, काफ़ी पीछे थे। तो उपाश्रित, सबअल्टर्न, यानी आप ऐसे समझिए कि जो औपनिवेशिक दासता से आज़ादी पाए थे, है ना, ये देश, इनको बोला गया कि जो रियलिज्म की इनकी अपनी खुद की दृष्टि होनी चाहिए। अमिताभ आचार्य का भी जोर इस बात पर था कि तीसरी दुनिया के देशों की अपनी यथार्थवादी दृष्टि होनी चाहिए। उन्हें जो पश्चिम का या जो यूरोसेंट्रिक है, वेस्ट सेंट्रिक रियलिज्म है, वो रियलिज्म तीसरी दुनिया के देशों के रियलिज्म के लिए मुफीद नहीं है। तीसरी दुनिया के देशों का अपना रियलिज्म हो, अपनी यथार्थवादी दृष्टि हो। कैसी हो? आप देखेंगे कि जो सबाल्टर्न जो विचारक हैं, चाहे वो मोहम्मद अयूब हो, अमिताभ आचार्य हो या दूसरे भी हों, उनका कहना है कि जो पश्चिम का जो वेस्ट सेंट्रिक रियलिज्म है उसमें प्रॉब्लम क्या है? तो सिक्योरिटी डायलेमा का प्रॉब्लम है। कैसा प्रॉब्लम है? जो वेस्ट सेंट्रिक है, वेस्ट सेंट्रिक रियलिज्म,
वेस्ट सेंट्रिक रियलिज्म, ये जो दृष्टि है पश्चिम केंद्रित जो यथार्थवाद है, चाहे वो क्लासिकल हो, नियो रियलिज्म हो या नियो क्लासिकल रियलिज्म हो, इनकी दृष्टि में आप देखेंगे कैसी है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, सिक्योरिटी डायलेमा का है। कौन सा डायलेमा, सिक्योरिटी डायलेमा। ये तीसरी दुनिया का जो यथार्थवाद है, चीज़ों को कैसे देखती है, सिक्योरिटी डायलेमा, यानी भौतिक अस्तित्व की सुरक्षा करना है। तो सिक्योरिटी डायलेमा से कैसे निकलते हैं, सिक्योरिटी डायलेमा से निकलने के लिए पावरफुल बनते हैं, पावर पॉलिटिक्स में जाते हैं, शक्ति राजनीति, शक्ति राजनीति के माध्यम से अपनी पावर को बढ़ाना चाहते हैं। पावर में भी कैसा पावर, मिलिट्री पावर, है ना। पावर में कैसा पावर, मिलिट्री पावर, मिलिट्री माइट बनना चाहते हैं। और जैसे ही आप अपना पावर बढ़ाएंगे, मिलिट्री पावर, सामने वाला भी क्या करेगा, वो एक डायलेमा में फंस जाएगा। उस डायलेमा से निकलने के लिए सुरक्षा, यानी अब उसको अपने अस्तित्व के प्रति खतरा महसूस होगा, तो वो भी अपने पावर को बढ़ाएगा, है ना। भारत ने न्यूक्लियर जो टेस्ट किया, तो उसके अगले ही दिन पाकिस्तान ने भी किया, उस सिक्योरिटी डायलेमा से निकलने के लिए। ये वेस्ट सेंट्रिक रियलिज्म की दृष्टि है। सिक्योरिटी डायलेमा का प्रॉब्लम है, उससे कैसे निकलेंगे, पावर पॉलिटिक्स में जाकर के और मिलिट्री माइट बनने का प्रयास करेंगे, सैन्य पावर को विकसित करने। तो ये फिर कहाँ लेके जाएगी आपको, आर्म्स रेस। आर्म्स रेस को क्या करेगा, बढ़ावा मिलेगा, निशस्त्रीकरण को नहीं, आर्म्स रेस को बढ़ावा मिलेगा। तो जो सबाल्टर्न थिंकर हैं वो कहते हैं कि जो वेस्ट सेंट्रिक रियलिज्म है उसका जो सेंट्रल थीम क्या है, सिक्योरिटी डायलेमा। उससे निकलने के लिए मिलिट्री पावर को बढ़ाते जाना है और बदले में इंटर्न क्या होगा, आर्म्स रेस को बढ़ावा मिलेगा। तो ये इस तरह का रियलिज्म है उनका। देखो डायलेमा का मतलब समझते हैं। कहीं मैं भी एक बार किसी सर को सुन रहा था, उनके लेक्चर को, मुझे याद नहीं आ रहा है, हाँ राजेश मिश्रा सर के एक बार लेक्चर को सुन रहा था रियलिज्म पे। तो उनका भी वीडियो है तो देख रहा था, तो उसमें उन्होंने डायलेमा को बड़ा बेहतर तरीके से, जैसे डायलेमा क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि सपोज दैट आपसे पूछा जाए कि क्या आपने सिगरेट पीना छोड़ दिया है, आपको बस हाँ या ना में जवाब देना है। यदि आप कहते हैं हाँ, यस मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया है, तो इसका मतलब है कि आप पहले सिगरेट पीते थे। अच्छा, आप दूसरा यदि ना कहते हैं कि नो, तो इसका मतलब है कि आप अभी भी सिगरेट पी रहे हैं। गजब की डायलेमा होगी ना। अगर प्रश्न इस तरीके से आ जाएं, परिस्थितियां इस तरह से उभर जाएं, तो ये फिर डायलेमा आप निकल नहीं पाएंगे। अगर प्रश्न को ही बदल दीजिए, परिस्थिति को ही बदल दीजिए, क्या आप सिगरेट पीते हैं, अब आपको हाँ या ना में जवाब लिया जाए, यस यानी आप पी रहे हैं, नो यानी आप नहीं पीते हैं, है ना। क्या आप सिगरेट पीते हैं, यस हाँ यानी पीते हैं, नो यानी नहीं पीते, तो यहाँ कोई डायलेमा नहीं है। लेकिन आपसे पूछा जाए क्या आपने सिगरेट पीना छोड़ दिया है, तो एक गजब की परिस्थिति आ गई ना। एनार्की यही तो परिस्थिति है ना। डायलेमा में इसीलिए फंसते हैं स्टेट, सिक्योरिटी डायलेमा में, यानी एक ऐसी परिस्थिति जो वो खुद क्रिएट नहीं किए हैं, बस उस परिस्थिति के प्रति वो रिस्पॉन्ड किए जा रहे हैं। जो एनार्किकल सिस्टम है, उस एनार्किकल सिस्टम में अपने सर्वाइवल करने के लिए, अपनी उत्तरजीविता के लिए, अपनी भौतिक अस्तित्व की सुरक्षा के लिए कहाँ पे फंसे हुए हैं, सिक्योरिटी डायलेमा में। उससे निकलने के लिए आर्म्स रेस में फंसे हुए हैं, फंस गए हैं। ये डायलेमा है। और भी उदाहरण दिए जा सकते हैं डायलेमा को। मुझे लगता है एक सटीक एग्जाम्पल है, अनुकृत्वा भद्रा यंतु विश्वतः, लेट द नोबल थॉट कम टू अस फ्रॉम एवरी साइड। आप ये मत सोचिए कि जो ज्ञान है सब मेरे अंदर ही है ना, नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ कहीं से भी नोबल जो नॉलेज है आए, उसको आप अडॉप्ट कर लीजिए। ये ऋग्वेद का है, लेट द नोबल थॉट कम टू अस फ्रॉम एवरी साइड, अनुकृत्वा भद्रा यंतु विश्वतः, चारों दिशाओं से आने दो यदि वो नोबल नॉलेज है, ठीक है, तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए, ठीक है। बेटर अंडरस्टैंडिंग, आप समझिए वेस्ट सेंट्रिक रियलिज्म, जो सबाल्टर्न रियलिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि जो रियलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो सिक्योरिटी डायलेमा का है। उससे निकलने के लिए
मिलिट्री पावर को बढ़ाते हैं। जितना मिलिट्री पावर बढ़ाएंगे डायलेमा और बढ़ता जाएगा, और डायलेमा और बढ़ता जाएगा तो आर्म्स रेस और बढ़ता जाएगा। कुल मिला के इससे निकल ही नहीं सकते। भाव ये है कि उस सिक्योरिटी डायलेमा में फंस गए तो फंस गए, उससे वो नहीं निकल सकते। एनार्किकल इंटरनेशनल सिस्टम है, वो परिस्थिति है, वो पर्यावरण है, वो परिवेश है। उस परिवेश में आपको अपनी भौतिक सुरक्षा, हर राज्य को अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है। अब आप बस वो जो पर्यावरण है उसके प्रति आपको क्या करना है, रिस्पॉन्ड करते रहना है। यानी आप उस डायलेमा से नहीं निकल सकते, आर्म्स रेस बढ़ाते जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम है। किसका मानना है? जो सबाल्टर्न रियलिस्ट थिंकर्स हैं उनका है। अब देखिए इनसिक्योरिटी डायलेमा क्या है ना? जो तीसरी दुनिया के देशों के यथार्थवादी हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज रियलिस्ट थिंकर, वो ये मानते हैं कि तीसरी दुनिया की समस्या सिक्योरिटी डायलेमा की नहीं है, इनसिक्योरिटी डायलेमा की है। इनसिक्योरिटी डायलेमा, इनसिक्योरिटी यानी असुरक्षा, दुविधा। सिक्योरिटी डायलेमा में क्या था? सुरक्षा दुविधा थी, असुरक्षा दुविधा। जो 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 सबाल्टर्न रियलिस्ट थिंकर्स हैं उनका मानना है कि तीसरी दुनिया के देशों की जो यथार्थवादी दृष्टि है, उस दृष्टि में क्या है? असुरक्षा दुविधा है, असुरक्षा, इनसिक्योरिटी। अब ये इनसिक्योरिटी डायलेमा क्या है? देखिए क्या है। जो रिजीम है, रिजीम का मतलब क्या होता है? शासन व्यवस्था। रिजीम का मतलब शासन व्यवस्था। कम्युनिटी, कम्युनिटी यानी राजनीतिक समुदाय की बात हो रही है। और बॉर्डर इश्यू है, बॉर्डर इश्यू, इकोनॉमिक कंडीशन। देखिए ये माना जाता है कि तीसरी दुनिया के जो देश हैं इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, वल्नरेबल हैं। वल्नरेबल का मतलब जो है बड़े आसानी से उनको शिकार बनाया जा सकता है। यानी तीसरी दुनिया के देशों की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें क्या है? डिस्टर्बेंसेस हैं। वो अपनी लेजिटिमेसी के लिए जो है परेशान है। जो सरकार बनती है, जो शासन प्रणाली होती है, उसको दूसरे दल या जो दूसरा समुदाय उसको मान्यता नहीं देते हैं। ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो अपने शासन की वैधता को लेकर के है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, एथिकल प्रॉब्लम है। देयर आर मेनी इंटरनल प्रॉब्लम्स। वो अपनी ही सुरक्षा से वो जूझ रहे हैं तो दूसरे के लिए क्या खतरा पैदा करेंगे? उनकी अपनी तीसरी दुनिया के देशों की राजनीतिक विकास की, आर्थिक विकास की, सामाजिक विकास की अपनी चुनौतियां हैं। उनके अंदर खुद इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हैं, है ना? इनसिक्योरिटी डायलेमा का मतलब जैसे आप देखिए किसी देश की आंतरिक जो परेशानियां हैं, इंटरनल प्रॉब्लम है, उसको आप टारगेट करिए और अपने इंटरेस्ट को साधिए। अब जैसे अमेरिका ने हांगकांग, चाइना में जो इंटरनल प्रॉब्लम है, हांगकांग एक समस्या है चाइना के लिए। चाइना की जो रिजीम है उसको हांगकांग की जनता लेजिटिमेट नहीं करते हैं, वैधता नहीं प्रदान करते हैं। अब इस इंटरनल डिस्टर्बेंसेस को एक अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में अमेरिका सीज करना चाह रहा है, तो हांगकांग के जो प्रदर्शनकारी हैं उसको सपोर्ट करता है। तो आप देखिए अब क्या होगा, चाइना अमेरिका के प्रति फिर क्या करेगा? रिकाउंटर करेगा उसको। तो एक तरह से अमेरिका और चाइना दोनों इनसिक्योरिटी डायलेमा में आ गए। ये समझने के लेवल पे है। तीसरी दुनिया का देखिए इनसिक्योरिटी डायलेमा क्या है कि तीसरी दुनिया जैसे सरकार बन गई, या तीसरी दुनिया के देश, अधिकांश देश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाए, लेकिन इसमें फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम है। यानी अगर एक वोट भी ज़्यादा पा गए तो आपका कैंडिडेट जीत गया। तो यहाँ पे देखें 33%, 30% जनता का वोट लेकर के भी सरकारें बन जाती हैं। तो आप समझिए यदि 33% वोट पा करके आप सरकार बना रहे हैं
तो फिर आपके अगेंस्ट में कितने हैं? 67% वोट आपके अगेंस्ट में जा रहे हैं, यानी 67% जनता की दृष्टि में आपकी सरकार लेजिटिमेट नहीं है जो सरकार बनी है। तो प्रॉब्लम ऑफ लेजिटिमेसी है रिजीम के स्तर पे। आप देखिए उसमें सरकारें बड़ी जल्दी जल्दी बदलती हैं, कहीं पे तानाशाही आ जाती है तो कहीं पे लोकतंत्र आ जाता है, कभी कभी जो है दक्षिणपंथी सरकारें बन जाती हैं, कट्टर सरकारें बन जाती हैं, जनता के एक वर्ग विशेष को सत्ता से बाहर कर देती हैं। तो एक लेजिटिमेसी की प्रॉब्लम है उस रिजीम को लेकर के कि कितने अभी भारत में जो एक्सट्रीमिस्ट लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स है, वो जो भारत सरकार बनती है उसको लेजिटिमेसी ही नहीं देते हैं। जो एक्सट्रीमिस्ट हैं लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स, वो भारत की सरकार को मान्यता ही नहीं देते हैं, वैधता नहीं प्रदान करते हैं। आप देखेंगे देश के भीतर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, सीमा पे देखेंगे पृथकतावादी आंदोलन होता है, नागालैंड में आप देख लीजिए, है कि नहीं है, पृथक नागा मूवमेंट चलता है। आप पंजाब में पृथकतावादी आंदोलन चलते हैं या उस तरह की घटनाएं घटित होती हैं। JNK में देख लीजिए, कश्मीर में, है कि नहीं है, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हैं। तो इस तरह की चुनौतियों से भारत में अगर रिजीम के स्तर पे देखेंगे तो भारत में चूंकि लोकतंत्र है इसलिए यहाँ पे शासन की वैधता मिल जाती है ना। समय समय पे नियमित अंतराल पे चुनाव होते रहते हैं और चुनाव को लेकर के अभी तक कोई संकट नहीं है। चुनाव के जो कंडक्ट होता है जिस तरीके से, अभी उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता है। लेकिन भारत तो इस मामले में ठीक है, यहाँ पे शासन के स्तर पे वैधता मिल जाती है। लेकिन कम्युनिटी के स्तर पे क्या है, कम्युनिटी के अविश्वास बढ़ता है, जातिगत अविश्वास बढ़ता है। यानी आप जाति और धर्म के आधार पे जो लोग हैं उन लोगों को पॉलिटिकली चार्ज कर दिया जाता है। तो नेशनल इंटरेस्ट के बजाय अपनी जाति या फिर अपने समुदाय के या अपने धार्मिक हितों को बढ़ाने में या अपना कोई एजेंडा है, कल्चरल एजेंडा, उसको बढ़ाने में लगे रहते हैं। तो कम्युनिटी के लेवल पे भी वैधता का संकट होता है। बॉर्डर इश्यू है, अभी बताया पृथकतावादी आंदोलन या गतिविधियां उस तरह से चलते रहते हैं। इकोनॉमिक कंडीशंस, ये GDP की साइज कितनी है, भारत की GDP की साइज तो ठीक है, लेकिन तीसरी दुनिया के जो अन्य देश हैं उनकी GDP की साइज सही नहीं है। तो कहा जाता है कि यदि भारत पॉपुलिस्ट बजट अपनाता है, पॉपुलिस्ट बजट यानी जनता को संतुष्ट करने वाला, खुशहाल करने वाला बजट लेके चलता है भारत, है ना। यदि भारत यानी एक तरह से देखेंगे तो बजट यानी GDP पे खर्चा है, बर्डन है, भार है, और यदि GDP की साइज नहीं बढ़ेगी यानी भारत की इकॉनमी यदि रन नहीं करेगी तो फिर और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस होंगे, ठीक है। तो तीसरी दुनिया, आप समझिए तीसरी दुनिया के अधिकांश देश, भारत को छोड़ दिया जाए, चाइना को भी देखिए हाई लेवल का जो है वैधता का संकट है उसके शासन प्रणाली को लेकर के। कम्युनिटी के स्तर पे प्रॉब्लम है, बॉर्डर के स्तर पे प्रॉब्लम है, लेकिन इकोनॉमिक स्तर पे भी प्रॉब्लम नहीं है। चाइना की ये देखिए स्थिति है। तीसरी दुनिया आप एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के छोटे छोटे देशों में देखिए, वहाँ पे गृह युद्ध जैसे हालात है। रवांडा में देखिए हुतू तुत्सी, दो बड़े नृजातीय समुदाय थे, उन समुदायों के बीच में गृह युद्ध जैसे हालात हो गए, है ना। अफगानिस्तान में देखिए जिस वर्ग विशेष की सरकार बनती है दूसरे वर्ग विशेष के लोग उसको लेजिटिमेशन नहीं देते हैं, वैधता नहीं देते हैं। तो पहचान का संकट है, आइडेंटिटी का संकट है। अब आप समझिए कि तीसरी दुनिया के देश जो इनसिक्योरिटी डायलेमा से परेशान है, उसके लिए जो वेस्ट सेंट्रिक रियलिज्म है, जहाँ पे सिक्योरिटी डायलेमा है, वो कितनी मददगार है, कारगर है? नहीं है। जो सबाल्टर्न रियलिस्ट हैं उनका मानना है कि तीसरी दुनिया के देशों की अपनी यथार्थवादी दृष्टि होनी चाहिए, और वो दृष्टि में क्या है, इनसिक्योरिटी डायलेमा है। तो इनसिक्योरिटी डायलेमा से निकलने के प्रयास किए जाने चाहिए। तो आप देखेंगे इसीलिए जो यूरोसेंट्रिक जितने भी थियरीज हैं, सब थियरीज को सबाल्टर्न थिंकर्स ने रिजेक्ट करना शुरू किया। लेटर हम देखेंगे उसमें जैसे मोहम्मद अयूब है, अमिताभ आचार्य हैं, है ना, और भी समीर अमीन हैं, बहुत से लोग हैं तीसरी दुनिया की जो रियलिस्ट थिंकर्स हैं। इनसिक्योरिटी डायलेमा से निकलने में किस तरीके से तीसरी दुनिया को इनसिक्योरिटी डायलेमा से निकाला जाए, उसके लिए थियरी बिल्डअप करने का
काम किए, बजाय वेस्ट सेंट्रिक रियलिस्ट जो थियरी है उसके बजाय जो है इन लोगों की अपनी खुद की यथार्थवादी दृष्टि विकसित होनी शुरू हुई। तो इन ब्रीफ हमने देखा कि तीसरी दुनिया के देशों का जो यथार्थवाद है ना, वो एक यूनिक किस्म का यथार्थवाद है। आई होप सो कि संक्षेप में दोनों टॉपिक जो आज के लेक्चर का हमने लिया था, न्यू क्लासिकल रियलिज्म और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज रियलिज्म, आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।